हेलो स्टूडेंट्स, आज हम ट्रांसडक्शन के बारे में जानेंगे। पिछली क्लास में आपको हमने कॉन्जुगेशन और ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में बताया था। सेक्सडक्शन, हाई फर्टिलिटी फैक्टर क्या होता है, हाई रिकॉम्बिनेशन फैक्टर क्या होते हैं, इनके बारे में हमने जाना था। ट्रांसडक्शन भी एक बहुत ही अनूठी प्रक्रिया है। इसमें जो जेनेटिक मटेरियल का ट्रांसफ़र होता है वो डोनर से रेसिपिएंट सेल में होता है। ट्रांसडक्शन जो नाम है वो अपने आप में ऐसा नाम है जिसमें कि एक नहीं दो इसमें ऑर्गेनिजम्स जुड़े हुए हैं। जो ट्रांसडक्शन का प्रोसेस होता है उसमें हमें बैक्टीरियोफेज की ज़रूरत पड़ती है या बैक्टीरियोफाज की ज़रूरत पड़ती है। जो बैक्टीरियोफाजेज होते हैं वो क्या होते हैं? एक प्रकार के वायरस होते हैं जो कि बैक्टीरिया को खाते हैं। अब ये बैक्टीरिया को खाने के साथ साथ उसके साथ किस प्रकार से बैक्टीरिया में रिप्रोडक्शन भी करते हैं या जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन को कैसे बदल देते हैं उसके जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन को। यानी बैक्टीरिया का जो जेनेटिक एक प्रकार का मेकअप है, उस मेकअप को किस प्रकार से एक वायरस जो होता है वो उस पर अटैक करके उसको खाने के लिए जाता है, पर उसके साथ में एक नया काम भी करके आता है। उसके बारे में हम जानने की कोशिश करेंगे। तो ट्रांसडक्शन जो था उसमें हमने आपको कहा कि ये वाया मीडिया क्या है, हमारा बैक्टीरियोफेज है, कि बैक्टीरियोफेज के द्वारा डोनर से जो रेसिपिएंट सेल में जाता है डीएनए या जेनेटिक मटेरियल, उसको हम ट्रांसडक्शन कहते हैं। या सिंपल वर्ड्स में अगर हम कहें, द ट्रांसफ़र ऑफ जेनेटिक मटेरियल फ्रॉम डोनर टू रेसिपिएंट सेल थ्रू बैक्टीरियोफेज। क्योंकि बैक्टीरियोफेज एक बैक्टीरिया को खा के दूसरे बैक्टीरिया में जाएगा, तो बैक्टीरियोफेज के द्वारा जेनेटिक मटेरियल एक डोनर से यानी एक सेल से दूसरी सेल में किस प्रकार से परिवर्तित हो सकता है या जा सकता है, उस प्रक्रिया को हम ट्रांसडक्शन कहते हैं। और ये जो प्रक्रिया थी उसे सबसे पहले 1952 में लेडरबर्ग और जिंदर ने डिस्कवर किया था, इसको ढूंढा था। देखिए, डिस्कवर और इन्वेंशन दो वर्ड्स हैं। हम जब भी डिस्कवरी शब्द बोलते हैं इसका मतलब ये चीज़ प्लेनेट पर पहले से मौजूद थी, इस यूनिवर्स में ये चीज़ मौजूद है और उसको हमने ढूंढा है, उसको हमने डिस्कवर किया है। तो ये प्रोसेस भी नेचर में मौजूद था पहले से, लेकिन उनको स्कॉलर्स ने या जो साइंटिस्ट हैं उन्होंने इसे ढूंढा। एंड एक्चुअली जो था वो देवर स्टडिंग कॉन्जुगेशन। जो साल्मोनेला टाइफीम्यूरियम जो नाम का बैक्टीरिया था वो देख रहे थे इकोलाई, उसमें एज इन इकोलाई, एंड दे मिक्स्ड टू ऑक्सोट्रॉफिक कल्चर्स ऑफ salmonella and cultured them, and then they obtained a number of प्रोटोट्रॉफिक स्ट्रेन्स। उन्होंने प्रोटोट्रॉफिक स्ट्रेन ऑक्सोट्रॉफ से, ऑक्सोट्रॉफ अभी आपको हमने बताया थोड़ी देर पहले जब हम बात कर रहे थे कॉन्जुगेशन ट्रांसफॉर्मेशन की, तब ट्रांसफॉर्मेशन में आपको बताया था कि किस प्रकार से ऑक्सोट्रॉफ होते हैं जिनमें कुछ, कॉन्जुगेशन में आपको बताया था ना ऑक्सोट्रॉफ की क्या होते हैं। ऑक्सोट्रॉफ वो होते हैं जिन्हें कुछ ना कुछ आगे बढ़ने के लिए, अपने जीवित रहने के लिए कुछ ना कुछ ज़रूरत पड़ती है, किसी और से कुछ सप्लीमेंट उनको देना पड़ता है मिनिमल मीडियम के साथ, उन्हें हम ऑक्सोट्रॉफ कहते हैं। और प्रोटोट्रॉफ कौन होते हैं? जिनको हमें कुछ भी नहीं देना पड़ता, वो एक ही मीडियम से अपना काम चला लेते हैं। तो उन्होंने क्या पाया, जो प्रोटोट्रॉफिक स्ट्रेन्स थे वर द रिजल्ट ऑफ कॉन्जुगेशन। ठीक है, उन्होंने ये कहा, दे यूज अ यू शेप्ड ट्यूब एंड कैप्ट टू ऑक्सोट्रॉफिक स्ट्रेन्स। यू शेप की उन्होंने ट्यूब ली और उस ट्यूब में उन्होंने दो ऑक्सोट्रॉफिक स्ट्रेन बैक्टीरिया के लिए, एंड ए एंड बी सेपरेटेड बाय फिल्टर between them which did not allow the bacterial cell to pass through itself but it was permeable to small molecules। उन्होंने उस यू ट्यूब में बीच में एक फिल्टर लगा दिया जिससे वो दोनों बैक्टीरिया तो नहीं आ सकते थे, पर बैक्टीरिया से छोटे कण जा सकते थे। They observed that same number of prototrophic strains were present after separation, and they concluded that conjugation did not take place in bacteria but there was some other kind of transformation. They observed no effect of DNA's enzyme on this process. DNA का काम क्या होता है? DNA को डिस्ट्रॉय कर देना, लेकिन वहाँ पर ऐसा कुछ नहीं हुआ। And it was not due to the process of transformation, so it was concluded that it was not conjugation, not at all transformation, but it was some other kind of process. And later it was found that this process was the result of activity of some filtrable agents
उन्होंने क्या पाया कि ये जो एक्टिविटी हुई थी उसमें जो ट्रांसफॉर्मेशन हुआ था ऑक्सोट्रॉफ बैक्टीरिया से प्रोटोट्रॉफ में, वो किसकी वजह से हुआ था? इट वॉज जस्ट बिकॉज ऑफ बैक्टीरियोफेज। बैक्टीरियोफेज कौन होते हैं? जो बैक्टीरियल ईटर्स होते हैं, ऐसे वायरस जिन्हें हम बैक्टीरियल ईटर्स के नाम से जानते हैं। एंड एट द सेम टाइम जब ये काम चल रहा था इनका, लैडरबर्ग और जिंदर का, तभी हर्शे और चेज ने भी 1952 में उन्होंने बैक्टीरियोफेज को discovered bacteriophage and told that process of bacterial infection by bacteriophage actually involved the transfer of nucleic acid of bacteriophage into the bacterial cell। उन्होंने ये डिस्कवरी कर दी थी हर्शे और चेज ने कि जो बैक्टीरियोफेज होते हैं वो बैक्टीरिया में जब जाते हैं तो वहाँ पर ट्रांसफ़र ऑफ न्यूक्लिक एसिड होता है बैक्टीरियोफेज का बैक्टीरियल सेल्स में। तो उन्होंने जब ये बात कही तो उन्होंने कहा कि दो प्रकार का, जो लैडरबर्ग जिंदर थे उन्होंने कहा दो प्रकार का जनरलाइज्ड और स्पेशलाइज्ड, दो प्रकार का ट्रांसडक्शन का प्रोसेस हो सकता है। और जो जनरलाइज प्रकार का ट्रांसडक्शन था उसमें क्या होता है, देखिए यहाँ सबसे पहले ये बैक्टीरियल सेल है जो लाइटिक साइकिल, देखिए दो प्रकार की साइकिल्स होती हैं, एक होती है लाइटिक साइकिल और एक होती है जिसमें कि हम कहते हैं वो जुड़ जाता है, प्रोफेज होती है एक तरह से। तो दो प्रकार की ये जो चीज़ें हैं उनको आपको समझना है सबसे पहले कि जो सबसे पहले जनरलाइज ट्रांसडक्शन में क्या होता है। दिस प्रोसेस अकर्स ड्यूरिंग लाइटिक साइकिल व्हेन डीएनए, जो जनरलाइज्ड की बात हम कर रहे हैं ट्रांसडक्शन, उसमें डीएनए रिलीज हो जाता है फेस पार्टिकल से और फ्रीली इसमें साइटोप्लाज्म में है एंड नॉट इनकॉर्पोरेटेड इन द क्रोमोसोम ऑफ इन्फेक्टेड बैक्टीरिया। वो इन्फेक्टेड बैक्टीरिया के साथ में इनकॉर्पोरेट नहीं होता है, अलग अलग पड़ा रहता है। द प्रोसेस ऑफ ट्रांसडक्शन स्टार्ट्स विद द इन्फेक्शन ऑफ बैक्टीरिया बाय बैक्टीरियोफेज। बैक्टीरियोफेज यानी वायरस ने इन्फेक्शन उस पर किया और वो प्रोसेस शुरू हो गया। द फेज डीएनए टेक्स ओवर बैक्टीरियल सिस्टम सॉरी एंड बैक्टीरियम और बैक्टीरियल डीएनए गेट्स ब्रोकन। ये देखिए जैसे ही फेज का इसमें डीएनए पहुंचता है, जो बैक्टीरिया का खुद का जो होता है क्रोमोसोम वो टूटना शुरू हो जाता है छोटे छोटे टुकड़ों में। एंड न्यूक्लिक एसिड ऑफ बैक्टीरियोफेज यूजेस बैक्टीरियल एंजाइम्स टू फॉर्म कंपोनेंट्स फॉर द फेज प्रोजेनी। वो क्या करता है, बैक्टीरिया के एंजाइम को, जो फेज का डीएनए होता है वो उसे अपने एंजाइम बनाने के लिए काम में लेता है और जब उसके सारा हिस्से बन जाते हैं तो वो पूरी तरह से फेज पार्टिकल्स को बनाना शुरू कर देता है अपने। उस दौरान एक्सीडेंटली सम ऑफ द फ्रेगमेंट्स ऑफ बैक्टीरियल डीएनए ऑल्सो गेट इनकॉर्पोरेटेड इन फेज पार्टिकल्स। बिल्कुल सिंपल देखिए प्रोसेस है। वहाँ पर बैक्टीरिया का जीनोम जो था वो टूट गया था, उसके टुकड़े पड़े हुए थे, तो चांसेस काफ़ी बनते हैं कि जब वो फेज के पार्टिकल्स बंध रहे होते हैं, फेज जानते हैं वायरस का क्या स्ट्रक्चर होता है, बाहर की तरफ उसके कैप्सिड होता है जो कि प्रोटीन का बना होता है, अंदर उसका डीएनए या आरएनए जो भी मटेरियल होता है वो होता है। तो जब इनकी पैकिंग हो रही होती है इसकी वायरस पार्टिकल्स की बैक्टीरियल सेल के अंदर, उस दौरान कुछ बैक्टीरिया के क्रोमोसोम्स के टुकड़े जो होते हैं या डीएनए के टुकड़े इनके साथ भी जुड़ जाते हैं। कोई सा भी टुकड़ा एक्सीडेंटली जुड़ गया, तो अगर कोई सा भी टुकड़ा जुड़ जाता है तो उसको हम कहते हैं जनरलाइज्ड ट्रांसडक्शन। जब ये फेज दोबारा दूसरे बैक्टीरिया को जब इन्फेक्ट करेंगे तो इनमें जो इस बैक्टीरिया का टुकड़ा आया डीएनए का, वो टुकड़ा उसमें पहुंच गया, तो एक तरह से डीएनए का ट्रांसफ़र हो गया एक बैक्टीरिया से दूसरे बैक्टीरिया में, यानी सी बैक्टीरिया से और एफ बैक्टीरिया में डीएनए का ट्रांसफ़र हो गया। किसके द्वारा? बैक्टीरियोफेज के द्वारा। यानी इसके जो सी के थे कुछ टुकड़े जो थे डीएनए के, वो फेज के साथ में आए और किस में पहुंच गए? एफ बैक्टीरिया में। तो इसको हम बोलते हैं जनरलाइज ट्रांसडक्शन। कुछ सम टाइम आफ्टर द डिस्कवरी ऑफ बैक्टीरियोफेज जो था, जो आंद्रेलॉफ थे, उन्होंने प्रूव करा कि कुछ बैक्टीरियल स्टेन ऐसे होते हैं जो कि ख़त्म नहीं होते। देखिए यहाँ ख़त्म हुए ना तब निकलेंगे। जो लाइटिक साइकिल है, ये कैसी साइकिल है? लाइटिक का मतलब लाइसिस हो जाना। दो प्रकार की साइकिल होती है देखिए, एक लाइटिक साइकिल, दूसरी लाइसोजेनी। ये आपको याद रखना है, इसमें जब आप वो पढ़ेंगे वायरस तभी भी आपको ये याद रखना होगा। सो लाइटिक साइकिल में ये फट गया, दूसरी स्थिति क्या बनती है उसमें? इसमें होता है लाइसोजेनी की, ये फटते नहीं है, ये यहाँ पर पहुँचा और अंदर जाके उसके डीएनए के बैक्टीरियल फेज के साथ में जुड़ गया।
और ये बरसों तक पड़ा रहेगा। ये जो स्थिति है, ये स्थिति आप देखते हैं जो आप कहते हैं एड्स, जो बीमारियां लंबे समय तक चलती हैं। तो एड्स का जो वायरस होता है, HIV वायरस, वो इसी कंडीशन में रहता है, लाइसोजेनी में, शुरू शुरू में कई साल। तभी तो हम कहते हैं उसको कि इंक्यूबेशन पीरियड, यानी किसी को इन्फेक्शन हुआ है 7 साल पहले और वो बीमारी दिख रही है 7 साल बाद। वो ऐसा इसीलिए होता है कि जब लाइसिस नहीं होता, जब आप कॉमन कोल्ड से ग्रसित होते हो, यानी सिंपल खांसी जुकाम में जब वायरस अटैक होता है, तो ये लाइटिक साइकिल होती है। तो तुरंत हमें कुछ समय बाद ही फीवर दिखना, फीवर का होना, कोल्ड एंड कॉफ का नज़र आना, स्नीजिंग होना बहुत ज़्यादा, ये दिख जाता है। लेकिन ये चीज़ जब फटेगी नहीं, उसी के साथ ये देखिए यहाँ पर अगर अटैक हुआ और अटैक होने के बाद जो है जीनोम है उसका, किसी भी पर्टिकुलर सेल का, इट मे बी अ बैक्टीरियल सेल, इट मे बी ह्यूमन सेल, किसी भी प्रकार की, अगर उसके साथ ये जीनोम, उसके खुद के जीनोम के साथ में ये जीनोम वायरस का जुड़ जाएगा और लंबे समय तक वहाँ रेप्लिकेट होता रहेगा हर कोशिका के साथ साथ, तो आप सोच के देखिए नुकसान कितना भारी होगा। इसीलिए जो HIV है उसको हम इतना डेंजरस मान के चलते हैं, क्योंकि उसका पता ही आपको बहुत बाद में चलता है। शुरुआत में तो साइलेंटली ग्रोथ हो, मल्टीप्लाई होता रहता है वो वायरस। अब अगर ये कोशिका डिवाइड करेगी, F सपोज करिए, तो F के साथ 1 से 2 बनी, 2 से 4 बनी, तो सोचिए ये टुकड़ा जो है, फेज का जो टुकड़ा इससे जुड़ा है, वो हर कोशिका से कितना लंबा चौड़े, मतलब लंबे समय तक कितनी कोशिकाएं बना लेगा अपनी अपनी मतलब कितना टुकड़े बना लेगा। और जब ये फिर बस्ट होगा, लाइटिक साइकिल में एंटर करेगा, तो उस समय एंटर करते समय ये बहुत ज़्यादा डैमेज करेगा। तो जो लाइसोजेनिक बैक्टीरिया होते हैं उन्हें हम प्रोफेज के नाम से जानते हैं। उसमें बैक्टीरियल सेल कई जनरेशन तक ऐसे के ऐसे रह सकती हैं। और इस कंडीशन में जब वो कुछ क्यों रह सकती हैं, हाँ ये कारण भी आपको मालूम होना चाहिए, क्योंकि ये कोशिकाएं कुछ रिप्रेसर प्रोटीन बनाना शुरू कर देती हैं। जब तक रिप्रेसर प्रोटीन्स बनते रहेंगे तब तक क्या होगा, फेस पार्टिकल बाहर नहीं निकल पाएगा। आफ्टर सम टाइम फॉर्मेशन ऑफ रिप्रेसर प्रोटीन्स स्टॉप एंड सिंथेसिस ऑफ कंपोनेंट ऑफ फेस पार्टिकल स्टार्ट। और कुछ समय बाद, जैसे कि कुछ साल बाद भी, या कुछ समय अगर हम इस बैक्टीरियल सेल की बात करें तो कुछ समय बाद में जब इसमें से रिप्रेसर प्रोटीन बनने बंद हो जाते हैं, तो फिर फेस पार्टिकल वापस से, जैसे जनरलाइज्ड में ये देखिए आप डी में हमने दिखाया आपको, डी में जिस तरह से बन करके ये बाहर निकल जाएंगे, बहुत सारे बन जाएंगे इसके फेस पार्टिकल। लेकिन जिस वक्त ये फेज DNA जो है, ये काला काला जो आपको नज़र आ रहा है ये F में, ये फेज DNA जब इससे अलग होने लगेगा, तो कुछ टुकड़े इसके पर्टिकुलर जो इसके आसपास हैं वो टुकड़े ये साथ में ला सकता है, ये एक पॉसिबिलिटी है। तो इस टुकड़े को जब ये नहीं लेकर के साथ में दूसरी कोशिका में प्रवेश करेगा, तो इसके रैंडम नहीं है ये टुकड़े इसके साथ के हैं, वो टुकड़े भी उसमें पहुंच जाएंगे और इस प्रकार के उसको ट्रांसडक्शन को हम कहेंगे स्पेशलाइज्ड ट्रांसडक्शन। तो जनरलाइज्ड ट्रांसडक्शन होता है लाइटिक साइकिल में और स्पेशलाइज्ड ट्रांसडक्शन होता है लाइसोजेनिक साइकिल। इस प्रकार से जो स्पेसिफिक कुछ जीन्स हैं वो ही ट्रांसफ़र हो पाते हैं दूसरी कोशिका में, तो वो स्पेसिफिक जीन्स के कारण हम उसे बोलते हैं स्पेशलाइज्ड ट्रांसडक्शन। तो ये आज आपको हमने बताया कि किस प्रकार से ट्रांसडक्शन का प्रोसेस होता है, किस प्रकार से जिंदर और लेडरबर्ग ने इसको ढूंढा और बताया कि ये भी एक तरीका है जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन का। अब आपको ये सारे तरीके मालूम हो गए हैं कि किस प्रकार से जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन बैक्टीरिया में होता है या सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। जैसे आपको हमने बताया ट्रांसफॉर्मेशन, फ्रेडरिक ग्रिफिथ का जो एक्सपेरिमेंट है, ये आपसे शॉर्ट नोट में भी पूछा जा सकता है, फुल क्वेश्चन भी इन पर आ सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। कॉन्जुगेशन आपको बताया, साथ ही HFR के बारे में बताया, सेक्सडक्शन क्या होता है, पाइलाई का क्या रोल रहता है, और लास्ट में आपको हमने आज के उसमें बताया ट्रांसडक्शन, जो पारगमन का तरीका होता है उसमें किस प्रकार से 2 प्रकार का होता है, एक होता है जनरलाइज, एक होता है स्पेशलाइज्ड। इसमें आपको लाइटिक और लाइसिस जो इसकी लाइसोजेनी है वो तरीके याद होने चाहिए। आपसे वाइवा में पूछा जा सकता है एपिसोम क्या होते हैं, प्लाज्मिड्स क्या होते हैं, ये आप बहुत अच्छे से इन चीज़ों को याद रखिएगा, क्योंकि सेकेंड ईयर में आपकी जब बायोटेक्नोलॉजी और मॉलिक्यूलर बायोलॉजी का पेपर आएगा उसमें कम्प्लीटली आपको इन सभी चीज़ों से रूबरू होना पड़ेगा, आपको ये याद रखनी पड़ेंगी। वहाँ DNA से शुरू होगा पूरा पेपर और DNA पे ही ख़त्म होगा, तो आप इसे बहुत अच्छे से रिवाइज़ कर लें, पढ़ लें। अगर आपको दिक्कत होती है तो आप हमें बताएं।
आपकी परेशानी को हम दूर करेंगे। अगली बार जो हम अगली क्लास में आपको इसकी इकोनॉमिक इम्पॉर्टेंस ऑफ बैक्टीरिया बताएंगे, पर आप इसे पढ़ के रखिएगा, बहुत इंटरेस्टिंग है, फुल क्वेश्चन आ सकता है इस पर। ये वाला जो चैप्टर है इस पर भी और इकोनॉमिक इम्पॉर्टेंस ऑफ बैक्टीरिया पर।